हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन स्टॉर्म जी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और एक नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, एलएनएमयू द्वारा आप लोग का परीक्षा का प्रस्तावित तिथि 17 अप्रैल से दिया गया है। मतलब 17 अप्रैल से पार्ट 3 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इतना जल्दी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों करवाया जा रहा है। देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि सेशन वैसे भी लेट था, आपको पता है, कोरोना के बाद से, और उसको वापस से पटरी पर लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए यूनिवर्सिटी कोशिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के और रिज़ल्ट जारी करके आप लोग को डिग्री दे दिया जाए। तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा नियंत्रक को आवेदन लिख रहे हैं कि थोड़ा परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है होने वाला है। आप लोग का एग्ज़ाम तो 17 अप्रैल से ही होगा, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करो, रिवाइज़ करो जो आपने पढ़ा है। खैर, हम लोग इस वीडियो में देखो क्या बात करेंगे कि ऑनर्स पेपर आपको 10 दिनों में कैसे तैयार करना है, विद इन 10 डेज़ क्या टारगेट आपको रखना है ना। 75% क्या इजी है लाना थर्ड ईयर में, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अपेक्षा में थर्ड ईयर थोड़ा टफ होता है। ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 8 को कैसे प्रिपेयर करोगे आप। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इसका क्या फंडा है, ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हो या नहीं, नोट्स के लिए ब्लैक पेन यूज़ करना चाहिए, OMR सीट कैसे फिल करना है, ये सब। और रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर सफिशिएंट है या फिर बुक्स, नोट्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी टॉपिक को मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखेंगे, आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेने से वहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। देखो भाई, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। BA, BSc, BCom तीनों स्ट्रीम के छात्र ध्यान देंगे। पार्ट 3 का एग्जामिनेशन आप लोग का कब से है? 17 अप्रैल से, 17 अप्रैल 2023 एकदम कंफर्म डेट है। इसके बाद आप लोग का फर्स्ट ईयर और फिर सेकेंड ईयर का लास्ट में एग्जामिनेशन होगा। ऑनर्स पेपर को कैसे तैयार करना है, देखो मैंने हर एक बार बोला कि आप कोशिश करो एग्जामिनेशन से 2-3-4 महीना पहले की बुक का अध्ययन करना। बुक के बारे में मैंने बताया था, और बुक को पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट लैंग्वेज में अपना नोट्स बनाना है अपने भाषा में। और पूरा पूरा किताब का लैंग्वेज भी एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है। जैसे कोई डेफिनेशन है, किसी एक बुक का आप उठा के नोट्स में डाल लो, तो आप मैथमेटिकल या फिर उसका जो मान लो कोई और पोर्शन है तो किसी दूसरे बुक से लोगे। इस तरह से मिक्स करके, अमलगमेट करके आपको नोट्स बनाना रहता है, और उस नोट्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो 10 दिनों के लिए क्या टारगेट होना चाहिए, मान लो आपका तैयारी नहीं हुआ है तो फिर 10 दिनों के लिए क्या तैयारी हो टारगेट होगा, ये मैं बताता हूँ। 75% मार्क्स लाना देखो थोड़ा टफ है थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको मिलता है सबसे ज़्यादा सेकेंड ईयर में, लेकिन 75% मार्क्स लाने के लिए आपको किन किन चीज़ों से, कहने का मतलब, बचना पड़ेगा तो आप 75% मार्क्स लाओगे, ये मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है एवरेज मार्किंग। एवरेज मार्किंग क्या है? ये एक ट्रेडिशन है, ये एक परंपरा है जो यूनिवर्सिटी में बहुत पहले से चलता आ रहा है। एवरेज मार्किंग होता क्या है, मान लो कोई ऐसा छात्र है जो आपके बगल में बैठा हुआ है और आपने जो आंसर लिखा उसी आंसर को वो भी कॉपी करके लिख देता है ना जी। अब मान लो कॉपी इवैल्यूएशन के दौरान उसका कॉपी पहले आ जाता है और सेम आपका भी कॉपी है, तो फिर वहाँ पर एवरेज मार्किंग हो जाएगा। और वैसे भी एग्जामिनर का एक फिक्स डेटा रहता है कि 15 में 20 में मुझे 15 मार्क्स, 16 मार्क्स, 14 मार्क्स ऐसे एवरेज करना है। लेकिन उसी दौरान उसमें होता क्या है, कई अच्छे शिक्षक भी होते हैं जो कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। तो आप कोशिश करो कि आपके बगल में जो बैठा हुआ है उसको आप चीटिंग ना करने दो। चीटिंग करेगा वो तो हो सकता है उसका ज़्यादा मार्क्स भी आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, कि जो आपसे मान लो नकल करके लिख रहे हैं, इमिटेशन करके, उनका अच्छा मार्क्स आ जाता है, वहीं आपको थोड़ा कम मिलता है। तो खैर, मार्क्स से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, मेन आपका स्किल कितना, आपके पास नॉलेज कितना है वो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए तो हमें बुरा लगता है, तो आप देखने ना दो और आंसर को अपने भाषा में लिखो। जो आपका रेखा पब्लिकेशन गेस्ट पेपर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सफिशिएंट है। तो देखो, रेखा पब्लिकेशन गेस्ट पेपर सफिशिएंट है, लेकिन कहाँ तक, मैक्सिमम आपको 70% मार्क्स दिला देगा, वो भी ऑनर्स में, किधर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस सब में। और आप बोलोगे कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में तो आपको 65% से ज़्यादा मार्क्स कभी नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ के जाते हो। तो वहीं आपके पास थोड़ा डीप नॉलेज है, बुक का, आपने किताब का अध्ययन किया हुआ है उस टॉपिक में। जैसे हिस्ट्री के बारे में मैं बोल रहा हूँ, सपोज एक क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने NCERT पढ़ा हुआ है, आपको इसको डिटेल्ड एनालिसिस किए हुए और इसको अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये गेस का लैंग्वेज नहीं है, तो वहाँ पे एवरेज मार्किंग होने का कम जो है सो संभावना होता है।
इसलिए मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि अपने शब्दों में, भले ही आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, उसको कहानी की तरह आप अपने दिमाग में सोचो और फिर उसको लिखो, लेकिन आपको कंटेंट मालूम रहना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या सब था, कैसे उसका सोशल लाइफ था, कैसे उसका इकोनॉमिक लाइफ था। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो कोई फिजिक्स के छात्र हैं, फिजिक्स वाले छात्र अब जाएंगे और रेखा पब्लिकेशन गेस्ट पेपर में जितना लिखा हुआ था उसी को जाके 2 कॉपी उतार दोगे, तो वो एग्जामिनर को पता रहता है कि आप गेस्ट पेपर का लैंग्वेज लिख रहे हो, तो फिर हो जाएगा वहाँ पे एवरेज मार्किंग। एवरेज मार्किंग का दूसरा मैं कंडीशन बता रहा हूँ। एक कंडीशन मैंने बता दिया, कोई आपके बगल में नकल करता है ऐसा। एक होता है एग्जामिनर फिक्स करके रखता है कि मुझे 14, 15, 13 आउट ऑफ 20 में इतना एवरेज करना है। मैथमेटिक्स में मिलता है आपको 18 मार्क्स, 19 मार्क्स आउट ऑफ 20 में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में 14, 15, 13 ये एक एवरेज मार्क है। आप ऐसा मान सकते हो कि 75% बहुत कम ऐसे छात्र हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को मिलता है, मैथमेटिक्स वाले के लिए इजी है, लेकिन इन सब विषयों के लिए आर्ट्स में अगर आप देखो तो 70% बहुत ज़्यादा हो गया। कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम क्या करें 75% लाने के लिए। देखो अभी आपका पेपर 5 का पहले एग्जाम है, तो 6, 7, 8 को आप स्किप करो। इसका रणनीति मैं आगे आपको बताऊंगा, नेक्स्ट कोई वीडियो मैं लाऊंगा उसमें इसको क्लियर करूंगा। पेपर 5 पे पहले अभी आप ध्यान दो अच्छे तरीके से। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे में आप 5 घंटे पेपर 5 पर, 5 या 6 घंटे, उसके बाद अब बाकी का 6, 7 पे थोड़ा थोड़ा टाइम आप डिवाइड कर दो, लेकिन ज़्यादातर पहले पेपर 5 पर ही देना है। अगर 6, 7 के पीछे भागोगे तो पेपर 5 का आपका पहले एग्जाम है, तो ये एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा। तो पेपर 5 पे पहले ध्यान देना है। देखो एग्ज़ाम में आंसर लिखते वक्त सबसे पहले अंडरलाइन करना, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और 2 वर्ड्स के बीच में, जैसे ये 10 डेज टारगेट लिखा हुआ है, इसके बीच में स्पेस वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। अब मान लो डेज के तुरंत बगल में एडजेसेंट टू इट हम टी लिख देते हैं, तो एग्जामिनर तो समझ ही नहीं पाएगा 2 सेंटेंस के बीच का अंतर। तो ये आपको थोड़ा मेंटेन करना है। ब्लैक पेन अलाउ है, ब्लैक पेन से आप, जैसे मान लो OMR सीट है, तो OMR सीट को जब आप रंगते हो, रोल नंबर, रोल कोड, आंसर आइडिया नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको तो आप ब्लैक पेन से करोगे ही, लेकिन आप जेल का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहे हो डेफिनेशन के बगल में, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला आप ब्रैकेट में ऐसे घेर के लिखते हो कुछ भी, तो वहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। येलो, रेड वगैरह का यूज मत करना। जेल पेन बिल्कुल अलाउ है, जेल पेन से भी आप लिख सकते हो। साथ में एग्जामिनेशन में जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो साइड से 1/4 आपको छोड़ना है। OMR को सही से फिल करना है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको बाद में जो है पेंडिंग का जो है सामना करना पड़ता है, प्रमोट कर दिया जाता है, उनको पेंडिंग वाला इश्यू बहुत देखने को मिलता है। इसलिए OMR को बार बार चेक करो कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हुआ हो। यह आपका प्राथमिकता है। ब्लैक पेन से आप यूज़ करोगे किसके लिए? नोट्स के लिए। जैसे मान लो आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो लिख दोगे आंसर नंबर, ये ब्लैक पेन से, और ये आंसर नंबर 5, 4 यहाँ पे आप यूज़ करोगे ब्लैक पेन का, ठीक है। रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर से आप अध्ययन करो, कंटेंट आपको समझ आना चाहिए, तो ये सफिशियंट है सिर्फ कितनों के लिए? आप चाहोगे कि एग्जामिनेशन में टॉप कर जाए, तो इसके लिए आपको किताब का मैंने 1000 बार बोला हुआ अध्ययन करना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट सफिशियंट टू टॉप द एग्जामिनेशन। आपको सिर्फ यहाँ पर एक 70% के आसपास अगर चाहिए तो इतना दिलाने के लिए ये गेस्ट पेपर सफिशियंट है, कोई भी गेस्ट पेपर, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा है इसका कंटेंट। नोट्स आपका सेल्फ मेड है तो ये आपको दिलाएगा 75% मार्क्स। इसका थोड़ा लैंग्वेज अलग होता है क्योंकि आपने बहुत डिटेल में इसे पढ़ा है, उसके बाद आपने नोट्स बनाया है, ठीक है। तो 10 दिनों में आपको क्या करना है? सबसे पहले एक तो हो गया गेस्ट पेपर का पूरा आप उसको रीड कर जाओ। अब एग्जामिनेशन में जैसे मान लो क्वेश्चन आता है, गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कुछ, जवाब आप लोग कुछ देते हो, और आप बाद में बोलते हो क्या जो हम लोग को फेल कर दिया गया या फिर कम मार्क्स मिला है। आप खुद रियलाइज़ करो कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुकूल आप लोग उत्तर दे के आए हो। एग्जामिनेशन में ऐसा आपने लिखा है। मैं 1000 बार बोलता हूँ कि जो मान लो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो लोग कोशिश करें कि 32 में 26 पेज, मैथमेटिक्स वाले टोटल पेज हो गया आपको भरना है 32 का 32। उसके बाद आर्ट्स वाले कम से कम 20 पेजेस आपको जिसके सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, 20 से 22 पेज आप भर के आओ अच्छे हैंडराइटिंग में। हैंडराइटिंग नीट एंड क्लियर होना चाहिए कि आपके अलावा जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको भी समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। आप खुद पढ़ रहे हो लेकिन आगे वाले को समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसका क्या मतलब बनता है। तो हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लियर एंड योर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, पूछा क्या जा रहा है, उसके अनुकूल उसका आंसर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन उसका आंसर अच्छा होना चाहिए, बॉडी पार्ट उसका अच्छा होना चाहिए, और जैसे हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष भी उसका उसी के अकॉर्डिंग जो आपने बॉडी पार्ट में लिखा है उस पर आपको आंसरिंग करना है। जैसे मैथमेटिकल पोर्शन आप लिख रहे हो तो मैथमेटिक्स का प्रॉपर फार्मूला आपने सही लिखा है या नहीं वो आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस आपका सही है या नहीं वो आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में अगर या फिजिक्स में मान लो प्रोसेस सही है
तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आंसर मैच करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। डायग्राम वगैरह क्लियर बनाओ, पेंसिल का यूज़ करके बनाओ, पेन का नहीं, ताकि कहीं पे मान लो मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसको इरेज करके दोबारा से सही कर सको। अगर पेन से बनाओगे कोई त्रुटि हो गया तो फिर दोबारा वो ठीक नहीं होगा। एवरेज मार्किंग तो अभी भी मैंने बताया, ये एक ट्रेडिशन है और इस ट्रेडिशन से बचने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान और बहुत बारीकी से अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। हाउ टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एवरेज मार्किंग। सबसे पहले जो है क्या करना है वो बता दिया मैंने, किसी को नकल नहीं करना देना है। दूसरा, रेखा पब्लिकेशन या किसी भी गेस्ट पेपर का सेम टू सेम लैंग्वेज नहीं लिखना है। थर्ड, बुक का पूरा लैंग्वेज नहीं लिखोगे, आपको एमेलगमेट करके लिखना पड़ेगा। चौथा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो आंसर लिखोगे, जैसे आपने बुक में पढ़ा तो उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जितना आपके दिमाग में आ रहा है, कंटिन्यू आपका पेन लेकिन चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेन रुका तो टाइम फिर आपका चला जाएगा। 3 घंटे का टाइम मुझे तो बहुत कम लगता है। आपको एग्जामिनेशन में अगर सारा आंसर आप सही से लिख रहे हो तो डॉट कॉमा फुल स्टॉप। टॉपर कैसे लिखता है, देखो टॉपर के लिए क्या है कि 4-5 बुक का स्टडी, 4 से 5 बुक पढ़ के गए हो किसी भी ऐसे सब्जेक्ट का, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट का 4-5 बुक का अध्ययन किया हो, बहुत अच्छे से उसने प्रैक्टिस करा होगा। एक क्वेश्चन का मान सकते हैं हम लोग कि 40 से 50 बार। अब भाई सोचो कि कोई बंदा है जो कोई एक क्वेश्चन का 40 से 50 बार प्रैक्टिस कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसको याद हो जाएगा, उसको बोलते हैं ना रट जाएगा पूरा उसको। तो अब वो कॉमा फुल स्टॉप तो ऑटोमेटिक उतार देगा। तो टॉपर इसी तरीके से लिखता है अपने लैंग्वेज में, लेकिन कॉमा फुल स्टॉप उसका कहीं भी ना कटकुट रहता है ना कोई मिस्टेक रहता है, एक पॉइंट का गलत नहीं, और ऊपर से आपका पेज लगभग आपका 30 के आसपास उसका फिलअप रहता है। इस हिसाब से अगर आप करते हो, आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, आपने 1/4 छोड़ा हुआ है, 30 पेज आप भर देते हो, आप डॉट कॉमा फुल स्टॉप, डॉट कॉमा फुल स्टॉप का मतलब कहीं आपने मिस्टेक नहीं किया, ये अपने ग्रामेटिकल पोर्शन भी आपका सही है, आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा है, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस मेंटेन्ड है, ब्लैक पेन का आपने यूज़ किया मान लो नोट्स के लिए, और आंसर स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे ऊपर में लिख दोगे आंसर नंबर 5, ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो, किस ग्रुप का आंसर आप लिख रहे हो, शॉर्ट आंसर। और आप कोशिश करोगे कि सीरियल वाइज आंसरिंग करने का, पहले शॉर्ट को अटेम्प्ट करो और फिर आप लोग जैसे मान लो दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां लिख रहे हो तो पहले दूसरा अटेम्प्ट करो, फिर तीसरा, फिर 5वां और 7वां। ये क्रोनोलॉजी में एग्जामिनर को सहूलियत होता है कॉपी चेक करने में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 7वां पहले सॉल्व करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन एक क्रोनोलॉजी के तहत करोगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा सहूलियत होगा, तो आपको मार्क्स भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोगों को क्या प्रायोरिटी करना है, पेपर 5 पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो पहले से पढ़े हुए हैं, एक बार आप लोग रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर भी ऊपर से पढ़ लोगे। जिनके पास नोट्स है वो लोग सिर्फ नोट्स का अध्ययन करेंगे, है ना जी। और बाकी 6, 7, 8 के लिए क्या रणनीति करना है, पहले पेपर 5 का एग्ज़ाम दो। ये पेपर 5 के लिए मैंने वीडियो बनाया कि क्या क्या आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, और जीएस पर क्या होना चाहिए। जीएस जैसे मान लीजिए 3rd ईयर में आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, सब्सिडियरी नहीं होता है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आने वाले दिनों में मैं और बहुत सारा वीडियो आप लोगों के बीच क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा, वो लाऊंगा, तो उसको आप देख लेना। तो आपको 100 में 90-95 मार्क्स के आसपास देखने को मिल जाएगा, जितना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो यहाँ से मैंने बहुत ही कम समय में जो टॉपिक को डिस्कस किया आपकी समझ में आ गया होगा। एवरेज मार्किंग पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और डिमांड क्या है क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हर एक पॉइंट यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हर एक वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। तो इसी कंटेंट के साथ मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।